नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विथ ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पैरेलल लाइंस मीन्स टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट ईच अदर। यानी दो लाइन तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन दोनों का संगम कभी नहीं होता है मेरे दोस्त। यानी दो लाइन अगर एक साथ किसी प्लेन में, ये प्लेन ही तो है, टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट ईच अदर इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी ये दोनों अगर हम खींच लें तो ये पैरेलल लाइन हो सकता है, जरूर होगा अगर ये दोनों एक साथ चल रहा है। और पैरेलल लाइन की विशेषता ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा सेम होगा। तो हम कहेगा लगे हाथ पैरेलल लाइन का एग्जांपल दे दो, तो सबसे बड़ा एग्जांपल पैरेलल लाइन का ट्रेन की पटरी है। रेल की पटरी से जैसा एग्जांपल हम दे ही नहीं सकते हैं। अब अब आप जानेंगे कि रेल की पटरी को पैरेलल क्यों बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि रेल की पटरियों का जो एक्सल होता है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। रेल की पटरियों का एक्सल दोनों एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है और निश्चित दूरी में बना हुआ होता है। इसलिए जब रेल चले जब रेल किसी पटरी पे चलती है तो सीधे सीधे चलती है, और अगर वो सीधा नहीं बनाया जाए तो फिक्स्ड डायरेक्शन में जो वो उनका एक्सल बना हुआ है वो तो डीरेल हो जाएगा। अगर डीरेल होना यानी रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना। इसलिए रेलगाड़ी की पटरियों को, रेलवे ट्रैक को हमेशा पैरेलल बनाया जाता है। अब है इनका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन ये है, दे नेवर मीट। ये कभी मीट नहीं करते, मतलब मिलते नहीं है। दे लाइज इन सेम प्लेन। हाँ, पैरेलल लाइन एक आप जमीन में कीजिए और एक आप चौकी पे कीजिए तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहा जाएगा। पैरेलल लाइन एक सेम प्लेन में खींचा जाता है। ठीक है। अब पैरेलल लाइन पर ज़्यादा बात तो हो गई। अब आप चर्चा करेंगे ट्रांसवर्सल पर। चलिए हम लोग ट्रांसवर्सल पर थोड़ी बहुत बात कर लें। ये ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल में ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स मतलब क्या, पैरेलल लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग नियत बिंदुओं पर, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का हिंदी होता है तिरछा, तिर्यक। देखिए कैसे खींचा जाता है। ये हुआ, ये हुआ, और इससे एक लाइन खींच दिए। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। या फिर ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, दो लाइन है, ये खींच दी, दैट इज ट्रांसवर्सल। या फिर ये है, ये खींच दिए, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल पर थोड़ा चर्चा हम आगे थोड़ा और करें, उनका प्रॉपर्टीज भी हम लोग जाने। ट्रांसवर्सल से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या ट्रांसवर्सल का यूज है। चलिए ट्रांसवर्सल का यूज थोड़ा बहुत जान लें। अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें कोई ट्रांसवर्सल ऐसे खींच दिया गया, इस प्रकार खींचा गया कि ये इस तरह से एंगल क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये इस तरह से अगर एंगल क्रिएट करते हैं तो अब इसमें कौन कौन सी एंगल्स आएंगे। नंबर वन, पहले लिख लेता हूँ कौन कौन से एंगल आएंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताऊंगा कौन कौन होते हैं। नंबर टू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नंबर थ्री, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नंबर फोर, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो सकते हैं। ये एंगल है और ये एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। इसके साथ साथ और कौन एंगल हो सकते हैं 1, 5 के अलावा? एंगल 2 और एंगल 7। हाँ जरूर, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 3 और एंगल 7 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एंगल 3 और 7 आएगा। साथ ही साथ एंगल 2 और 6 भी आएंगे। एंगल 4 और एंगल 8 भी आएंगे। अच्छा, इन सब में रिलेशन हम लोग बाद में थोड़ा समझते हैं, तुरंत अभी तुरंत मैं समझाता हूँ। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हो गया। अब इंटीरियर एंगल को समझने के लिए आप इस वर्ड से तो जरूर परिचित होंगे, जेड। जहाँ कहीं भी जेड बन रहा है, जैसे कि यहाँ जेड बन रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा? एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और उल्टा जेड भी कहीं बन रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 4 और एंगल 6, ये अल्टरनेटली इंटीरियर एंगल हो गया। चलिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के एंगल्स हैं, अल्टरनेट यानी अगर ये यहाँ है 2 है तो उसका संबंध 8 से हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके संबंध में आएगा। क्योंकि 3 और 5 मैंने इक्वल किया हुआ है तो इसके बगल वाला ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 1 और एंगल 7। अब इन सब में और थोड़ा रिलेशन देखते हैं। पहले इन सब का रिलेशन देख लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल माना जाए, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को माना जाए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 अगर इक्वल है, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 और 5 भी इक्वल है। ठीक, जब 3 और 5 इक्वल है, बात यहाँ से पकड़िए, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, ठीक है, एंगल 3 और 5 इक्वल है। एंगल 1 और 7 इक्वल है, एंगल 1 और 7 इक्वल है, तो 3 और 7 भी तो इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगभग इक्वल ही होते हैं, लगभग नहीं, श्योर इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आया कि नहीं, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, यानी ये एंगल
इस एंगल के बराबर है। कैसे बराबर है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर है। पिछले किसी वीडियो में मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल की चर्चा की थी। तो ये एंगल इसके साथ वर्टिकली अपोजिट है, एंगल बराबर है। और ये इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर है, 3 और 5। अच्छा, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, तो हो गए ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। यानी ये हमारा रिलेशन जो है, ये सारे के सारे एंगल एक दूसरे को बराबर होंगे, ये एक रिलेशन हुआ। अच्छा, दूसरे रिलेशन पे चर्चा करते हैं। एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 2 और 4 बराबर होंगे जी, वहां से ठीक है, 2 और 4 बराबर है। अच्छा, एंगल 4 और एंगल 6 ऐसे बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहां से ये बराबर है, ठीक। एंगल 4 और 6 जब बराबर है तो 6 और 8 तो वर्टिकली अपोजिट बराबर है। तो एक तरह से इसका भी रिलेशन इसी तरह से निकला है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। यानी ये इस तरह से बराबर है। यानी ये बराबर है वर्टिकली अपोजिट, ये बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये बराबर है वर्टिकली अपोजिट, और ये बराबर है वर्टिकली अपोजिट। और ये सभी 2 और 6, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रूप में बराबर है। ये है ना मजेदार रिलेशन। चलिए, अब है कंजकटिव इंटीरियर एंगल्स पे आते हैं। कंजकटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5। इसकी एक बात है दोस्त कि ये और ये दोनों का सम जो होगा हमेशा 180 होगा। ये और ये एंगल 3 और एंगल 6 का सम हमेशा 180 होगा। अच्छा, क्योंकि ये कंजक्टिव इंटीरियर एंगल है। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 7 कोई रिलेशन नहीं। सीधा बात समझिए कि इनके किसी भी एंगल और इनके किसी भी एंगल दोनों को अगर किसी एक को उठा करके जोड़ लीजिए तो उनका सम 180 डिग्री होगा। ये आपको समझना है कि एंगल 2 अगर एक्सटीरियर कंजेकटिव एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 2 और एंगल 7 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री होगा। ये है ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपके क्लास के कोर्स में भी है। हमको इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए सिर्फ इस फिगर की आवश्यकता है। इसमें से किसी एक फिगर का अगर वैल्यू हमको पता हो जाए तो हम उसका पूरा का पूरा वैल्यू मालूम कर सकते हैं। माना कि अगर इस एंगल का वैल्यू अगर मान लिया जाए, किसी एक एंगल 4 का वैल्यू आप मान लीजिए 50 डिग्री दे देते हैं, तो हम एंगल 6 का निकाल देंगे। एंगल 6 का वैल्यू 50 डिग्री होगा। एंगल 8 का वैल्यू 50 डिग्री होगा। एंगल 2 का वैल्यू 50 डिग्री होगा। अब बाद बाकी जो बचा है एंगल, किसी एंगल को पकड़ लीजिए ना, 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री है तो एंगल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री, यानी एंगल 5 का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। अगर एंगल 5 का वैल्यू 130 तो एंगल 1 का वैल्यू 130। एंगल 1 का वैल्यू 130 और एंगल 7 का भी वैल्यू 130 हो जाएगा। एंगल 3 का भी वैल्यू 130 हो गया। यानी इसमें से किसी एक एंगल का मान हमें दे दीजिए, हम सारे के सारे एंगल्स का मान निकाल देंगे। ये है बहुत ही मज़ेदार ट्रिक ऑफ ट्रांसवर्सल। थैंक यू।